हेलो प्यारे बच्चों। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु अपने बाहरी कोश में स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त करने के लिए आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। तो अब ये जो सहसंयोजक यौगिक है, यानी जिन यौगिकों में परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बना है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बना है, ये बंध दरअसल में आयनिक लक्षण के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक को बोल देते हैं हम लोग अध्रुवीय सहसंयोजक बंध और दूसरे को बोल देते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। मतलब नॉन पोलर, अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर और ध्रुवीय मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि कंपटीशंस वगैरह में कई बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उस तरह के प्रश्नों को समझने में, उनका जवाब देने में आपको आसानी होगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये अध्रुवीय या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। तो अब पहले हम लोग अध्रुवीय सहसंयोजक बंध की बात करते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात किया कि H2 अणु में अगर हम देखें बंध का बनना, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु इसमें जुड़े हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इस हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के भी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। और स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त करने के लिए इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। तो पहले कोश में ही जब अंतिम कोश रहता है किसी तत्व का, तो दो इलेक्ट्रॉन होने पर ही, यानी हीलियम जैसा विन्यास होने पर ही उसे स्थायी विन्यास मान लिया जाता है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है या हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, मतलब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मध्य में रख देंगे, बीच में रख देंगे। और ऐसी कंडीशन में इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इस हाइड्रोजन का भी अधिकार रहता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर, यानी इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर इस हाइड्रोजन का भी अधिकार रहता है। दोनों का समान अधिकार बना रहता है। तो इस तरह के बंध को ही हम लोग बोल देते हैं सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक सहसंयोजक बंध बना, एक सहसंयोजक बंध बना, एक इलेक्ट्रॉन का, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए एक लाइन से इंडिकेट कर दिया गया। और इसके बाद इसको H2 लिख देते हैं अणु सूत्र। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, ये बंधन सूत्र और ये अणु सूत्र। इस इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र को लिविस संरचना सूत्र भी कह दिया जाता है। क्लियर? अब इसमें अगर हम गौर करें तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों हाइड्रोजन परमाणु से समान दूरी पर है, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, दोनों की समान ताकत है कह लीजिए। तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों का अधिकार बरकरार रहता है। तो इस प्रकार के सहसंयोजक बंध में न तो इस हाइड्रोजन पर न इस हाइड्रोजन पर, मतलब कोई भी आवेश नहीं है किसी भी हाइड्रोजन पर। तो कोई आवेश नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों का समान कंट्रीब्यूशन है, समान योगदान है साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म में। तो इस प्रकार के सहसंयोजक बंध को, जिसमें आयनिक लक्षण नहीं होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्लियर? इसी प्रकार हम Cl2 अणु में भी देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण अगर इसका लें, Cl2 अणु में, तो ये क्लोरीन, दो क्लोरीन परमाणु हैं, दोनों क्लोरीन परमाणु, अब प्रत्येक क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो 2 8 7, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूरा करने हेतु स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त करने के लिए दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन ये, और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 3 6 और 1 7, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, क्योंकि एक एक की कमी है। जितने जितने इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, परमाणु उतने उतने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो इस तरह से अब इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर इसको बॉन्ड पेयर बोल दिया जाता है, आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कह दिया जाता है। क्लियर? इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर
दोनों क्लोरीन परमाणुओं का बराबर अधिकार बना रहता है, क्योंकि बराबर की साझेदारी है, जिस कारण से इन पर भी कोई आवेश नहीं आता है। अतः यह भी अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। तो इस तरह से Cl2 बन जाएगा। क्लियर? अब ये भी नॉन पोलर नेचर का कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों क्लोरीन में से किसी पर भी कोई आवेश नहीं रहेगा। दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, इस कारण से साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों का समान अधिकार बना रहेगा। तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध को कैसे अब परिभाषित करेंगे हम? तो ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें आयनिक लक्षण नहीं पाया जाता है उसे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, तथा जिन यौगिकों में अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। क्लियर? तो समपरमाणुक जो अणु होते हैं वो सब अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनमें अध्रुवीय प्रकृति का सहसंयोजक बंध पाया जाता है। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध यह महत्वपूर्ण है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाम से ही पता लग रहा है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें आंशिक आयनिक लक्षण पाया जाता है उसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। आंशिक आयनिक लक्षण जनरली होना तो यह चाहिए कि जहां इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो वह यौगिक वास्तव में अध्रुवीय ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर भी उस यौगिक में परमाणुओं के बीच जो बंध बना है वो ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है, पोलर नेचर का हो जाता है। मतलब एक पर आंशिक धनावेश, दूसरे पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जबकि आयनिक लक्षण तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन पर आना चाहिए। तो यहां तो साझेदारी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी प्लस माइनस यानी दो तरह के ध्रुव बन रहे हैं, दो तरह के पोल्स बन रहे हैं। ध्रुव शब्द एक्चुअली जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, या चुंबक मैग्नेट जानते हैं आप लोग। मैग्नेट में भी अगर किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से, ऐंठन रहित धागा होना चाहिए, उससे अगर लटका दिया जाए तो चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। यह खूबी जानते हैं आप। चुंबक को, किसी भी चुंबक को अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें किसी धागे से तो उसका डायरेक्शन अगर आप पूर्व पश्चिम भी करेंगे तो घूमकर उत्तर दक्षिण हो जाएगा। तो जो किनारा चुंबक का, जो सिरा चुंबक का उत्तर दिशा में रहता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्लियर? और चुंबक के, इसीलिए आप जानते हैं चुंबक के दो टुकड़े अगर पास पास लाएं हम, उनके अगर उत्तरी ध्रुव पास आएंगे तो एक दूसरे को रिपील करते हैं, दूर भगाते हैं, यानी समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर असमान ध्रुव कर दें तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। क्लियर? यानी नॉर्थ साउथ के बीच में, विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण, और समान ध्रुवों के बीच यानी नॉर्थ नॉर्थ के बीच में या साउथ साउथ के बीच में प्रतिकर्षण होता है। क्लियर है? जैसे आवेशों के बीच भाई, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच रिपल्सन, लेकिन प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। क्लियर? तो बहरहाल, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, तो ये ध्रुव शब्द वहीं से आया है, पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं उसी से, यानी दो तरह के आवेश का मामला कुछ है। तो ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें आंशिक आयनिक लक्षण अगर पूरी तरह हो जाए तब तो आयनिक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक हो जाएगा। इसलिए कायदे में सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक लक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का आयनिक लक्षण आ जाता है। इसीलिए कह देते हैं कि ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें आंशिक आयनिक लक्षण पाया जाता है उसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहा जाता है, तथा ऐसे यौगिकों को ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे अभी हम उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण, बड़ा प्यारा सा उदाहरण है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस अणु में अगर हम देखें
तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बंध बनना है, दोनों अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन, अगर इनके बीच बंध के बारे में हमें जानना है तो पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर थोड़ा गौर करें। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1s1 यानी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 यानी 287 या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब बाउ नियम के हिसाब से बंध के बारे में जानने के पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बखूबी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हमें तत्वों की संयोजकता पकड़ में आती है और संयोजकता के बाद ही हम उनके बीच बंध की प्रकृति या बंध के बारे में बता सकते हैं या जान सकते हैं। क्लियर? तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल रहा है कि इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 17 तो 287, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्थिति में यानी 287, चलिए ऐसे लिख दीजिए, तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो 8 हो जाएंगे, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त कर लेगा। इस तरह हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये इसे क्या 7 की जरूरत पड़ेगी? अरे नहीं भाई, क्योंकि हाइड्रोजन में पहला कोश में ही 1 इलेक्ट्रॉन है और पहले कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, हम जानते हैं। 2n² रूल आप जानते हैं क्या? 2 इंटू पहला कोश का मतलब n की जगह 1 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या? 2 1 जा 2। तो पहले कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे कर लेता है यानी हीलियम के जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है तो ये स्थायी हो जाएगा। तो इसे भी 1 की जरूरत है यानी कि, और इसे भी 1 की जरूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 की जरूरत, इसके पास 7 हैं तो 7 और 1 8 हो जाएंगे, 1 की जरूरत इसको भी है, तो दोनों के 1 की आवश्यकता है। तो 1 की आवश्यकता है, तो समान समान जरूरत वाले जब पास में आते हैं तो उनके बीच जनरली साझा होता है। जैसे पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करते हैं लोग, समान समस्या से ग्रसित हैं, समान तरह की समस्याएं हैं, तो दोनों बैठ करके इस तरह से व्यक्ति आपस में तय करते हैं और इसी दशा में कोई ना कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये कहेगा ठीक है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन अपना रख रहा हूं बीच में, तुम भी 1 बीच में रखो, तो क्लोरीन भी बीच में 1 इलेक्ट्रॉन रख देता है, बाकी 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना रखता है, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो नियमानुसार होना तो ये चाहिए, न्याय संगत बात तो ये है कि ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो बॉन्ड पेयर है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के मध्य में रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि क्लोरीन क्योंकि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में। यानी कह सकते हैं देहाती भाषा में, आम भाषा में, कि क्लोरीन बेईमान नेचर का होता है भाई। तो इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करता है यानी इस पर एकाधिकार कर लेना चाहता है, तो हाइड्रोजन, छोटा जैसे बच्चा, उसकी कोई चीज अगर कोई छीनता है बड़ा व्यक्ति, तो छोटा बच्चा उसके पीछे रोता रोता भागता रहता है, उसी तरह कंडीशन हाइड्रोजन की होगी। हाइड्रोजन क्लोरीन के पीछे कि नहीं मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा इलेक्ट्रॉन दो, इस कंडीशन में। तो ऐसी स्थिति में ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ना होकर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि क्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय है, तो हाइड्रोजन भी उसके पीछे पड़ा रहेगा, मतलब दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। तो कहने का मतलब इनके बीच जो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, जो साझे का बंध बना, कोवलेंट बॉन्ड बना, तो क्लोरीन पर डेल्टा माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, जिसके कारण ये थोड़ा शिफ्ट हो गया क्लोरीन की ओर। अब क्लोरीन पर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस आवेश आ जाता है। तो इस सहसंयोजक बंध में प्लस और माइनस वाला यानी आयनिक लक्षण आ गया है। ऐसे सहसंयोजक बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कह दिया जाता है। क्लियर? तो ये बन गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी प्रकार अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल H2O अणु की अगर बात करें, H2O वही जल, पानी जो हम लोग पीते नहाते धोते हैं, उसी की बात हो रही है। इसके अणु में
जैसा कि अणुसूत्र से पता चल रहा है कि एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तो कैसे जुड़ते हैं, ये क्यों जुड़ते हैं, इस पर अगर हम गौर करना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से दर्शा सकते हैं। क्या, अब यहां पर एक ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, इसी तरह से ये हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 तो 1s1 यानी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसके भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से हमें यह आभास हो रहा है क्या कि अष्टक पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हीलियम जैसा बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्थायी विन्यास हो जाएगा। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका भी विन्यास स्थायी प्रकार का हीलियम जैसा हो जाएगा। क्लियर, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का स्थायी अष्टक विन्यास संरचना ये भी प्राप्त कर लेगा। क्लियर है, तो इसको 2 की जरूरत है इलेक्ट्रॉन की और इनको 1-1 की जरूरत है। तो कैसे करें कि सभी के विन्यास स्थायी हो जाएं, तो इसके लिए हम देख सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन किसी एक हाइड्रोजन के साथ इधर साझा कर लेगा तो 6 इसके अपने और 1 साझे वाला 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसका जब साझा कर लेगा तो इसके 2 हो जाएंगे। अब इसके तो 7 हो गए, इधर इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा, यानी इसके 2 हो जाएंगे और इसका 8 हो जाएगा। तो अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर कि 2, 2, 4 और ये 5, इधर 6। क्लियर, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसने साझा किया, तो हाइड्रोजन का तो हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के अपने थे, 1 साझे का हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर साझा करा दो, इधर साझा कराने का मतलब इस तरीके से, तो अब ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का हो जाना चाहिए, इस हाइड्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। तो एक न्यायसंगत व्यवस्था तो यह है कि जो ऑक्सीजन साझा कर रहा है दोनों हाइड्रोजनों से समान तरीके से ही दोनों तरफ साझा करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल ऑक्सीजन किसी एक हाइड्रोजन के साथ तो कह लीजिए ईमानदारी से साझा करता है, मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों से बराबर दूरी पर रहता है, लेकिन जब इसका एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के बाद बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसका विन्यास क्लोरीन के तरीके से हो जाता है, मतलब केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन परमाणु बदनियति पर आ जाता है, यह इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को हड़प लेना चाहता है, अपने एक अधिकार में कर लेना चाहता है, और ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में न रह करके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये शिफ्ट कब हुआ, जब ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तब, और इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, यानी कह लीजिए देहाती भाषा में कि बेईमान नेचर का होता है, कि पहले तो भाई पार्टनरशिप में समझौता किया, लेकिन बाद में बदनीति पर आकर वो हड़प लेना चाह रहा है, सारा प्रॉफिट अपने कब्जे में कर लेना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह साझे का इलेक्ट्रॉनिक युग्म इसकी तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश कब आया, जब हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ा हुआ है तब, यानी पूरे OH पर आंशिक ऋण आवेश डेल्टा माइनस, तो इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से छीना जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह छीनने नहीं दे रहा है। पूरी तरह अगर छीन जाता तो इस पर पूरा प्लस, OH पर पूरी तरह माइनस आ जाता, लेकिन ये छोटे रोते हुए बच्चे की तरह पीछे पड़ा हुआ उसके। तो इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन थोड़ा सा ये बॉन्ड लंबा दिखाएंगे, बड़ा दिखाएंगे, और इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में छोटा बंद दिखा देंगे, यानी ये दोनों नज़दीक नज़दीक, ये दूर। तो यानी इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इधर साझा करके 7 कर लेता है, 7 करने के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन की जब कमी रहती है तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये ग्रुप, ये समूह अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण इस पर डेल्टा माइनस, OH पर डेल्टा माइनस और H पर डेल्टा प्लस आ जाता है।
तो इस प्रकार पानी में भी जो HOH है उनके मध्य जो सहसंयोजक बंध है उसमें आंशिक आयनिक लक्षण आ जाता है। तो इस प्रकार के सहसंयोजक बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कह दिया जाता है। और इसीलिए आप जानते हैं पानी का अगर हम आयनन करें, हम दिखाते हैं तो H कैटायन और OH एनायन, यानी H धनायन और OH ऋणायन में पानी को आयनित दिखाते हैं। क्लियर है? तो ये बन गया H2O मॉलिक्यूल। है ये सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, लेकिन इस सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक लक्षण विद्यमान होता है। ठीक है? और जब किसी सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है तो ऐसे सहसंयोजक बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कह दिया जाता है। तो अब मैं समझता हूं अध्रुवीय और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध आपको बखूबी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।